तो आपने एक मस्त सा स्क्रैपर बनाया, पर जैसे ही उसे प्रोडक्शन में डाला वो फेल हो गया। ये कहानी लगभग हर डेवलपर की है। तो चलो देखते हैं कि इस दर्दनाक सिचुएशन से आखिर बचा कैसे जा सकता है। शुरुआत तो हमेशा ही अच्छी होती है ना। अपनी लोकल मशीन पर तो कोड एकदम मक्खन चलता है, डेटा भी फटाफट आ रहा होता है और हमें लगता है बस दुनिया जीत ली। पर असली खेल तो अब शुरू होना था। और फिर आता है वो मोमेंट जब हमारा कोड असली दुनिया से टकराता है। पहली लाइव रिक्वेस्ट आई और हमारा सिस्टम बस घुटने टेकने लगता है। और वो जो लोडिंग वाला स्पिनर है ना, वो बस घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, एक कभी ना खत्म होने वाले इंतजार की तरह। और फिर बूम, स्क्रीन पर आ जाता है वो डरावना सा मैसेज, 504 गेटवे टाइम आउट। रैम एकदम से स्पाइक कर जाती है, सर्वर का लोड बढ़ जाता है और हमारी प्यारी सी एपीआई बस दम तोड़ देती है। अब यहाँ पे गलती कोड की नहीं है, गलती है डिजाइन की। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो प्रोडक्शन का प्रेशर झेलने के लिए बना ही नहीं था। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसे हमें ठीक करना ही होगा। तो आखिर इस पूरी तबाही की जड़ क्या है? चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। असली विलन है सिंक्रोनस बॉटलनेक। ये वो गलती है जब हम रिक्वेस्ट लेने और उस पर काम करने, इन दोनों को एक ही साथ मिला देते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ना दो शब्द दिमाग में बिठा लीजिए, इंजेक्शन और एग्जीक्यूशन। इंजेक्शन मतलब रिक्वेस्ट को रिसीव करना, जो बिल्कुल रॉकेट की तरह तेज होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन मतलब असली हैवी काम करना जिसमें टाइम लग सकता है। जब इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो समझ लीजिए कि मुसीबत को दावत दे दी गई है। यहाँ देखिए, एक एपीआई वर्कर इस जाल में कैसे फंस जाता है। जब तक वो एक स्लो वेबसाइट को स्क्रैप करने का लंबा काम खत्म नहीं कर लेता, वो बेचारा हिल भी नहीं सकता। और इस बीच बाकी सारी रिक्वेस्ट बस लाइन में खड़ी इंतजार करती रहती हैं। और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक स्लो रिक्वेस्ट ने एक वर्कर को ब्लॉक किया, कुछ और स्लो रिक्वेस्ट ने बाकी वर्कर्स को ब्लॉक कर दिया, और देखते ही देखते पूरी की पूरी एपीआई ठप पड़ जाती है। तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट में छिपा है, डीकपलिंग। मतलब काम को छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में बांट दो ताकि एक हिस्सा दूसरे को धीमा ना कर पाए। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, मोनोलिथिक और डीकपल्ड अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है एक भारी भरकम सिस्टम जो आसानी से फंस जाता है, और दूसरी तरफ है फुर्तीले वर्कर्स का एक पूरा बेड़ा जो हर मुश्किल से निकल जाता है। तो इस नए आर्किटेक्चर का सीधा साधा मंत्र है, अपनी एपीआई को बस तेज रहने दो। उसका काम भारी बोझ उठाना है ही नहीं, उसका काम है बस ट्रैफिक को जल्दी से मैनेज करके आगे भेजना। भारी काम कोई और करेगा। तो इस कमाल की फ्लीट को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स, फ्लास्क, रेडिस और सेलेरी। चलिए देखते हैं कि ये तिकड़ी मिलकर कैसे एक मजबूत और स्केलेबल सिस्टम खड़ा करती है। इस नए सेटअप में फ्लास्क का रोल पूरी तरह बदल जाता है। अब वो एक वर्कर नहीं बल्कि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। वो तेजी से रिक्वेस्ट लेता है, उसे एक टास्क बनाकर रेडिस को सौंप देता है और क्लाइंट को फौरन बता देता है कि हाँ, काम ले लिया गया है, और बस वो तुरंत अगले काम के लिए फ्री हो जाता है। अब सीन में आता है रेडिस। इसे एक सुपर फास्ट पोस्ट ऑफिस समझिए जो एपीआई और वर्कर्स के बीच काम करता है। ये फ्लास्क से टास्क लेता है और उन्हें सेलेरी वर्कर्स के लिए एक लाइन में यानी एक क्यू में लगा देता है। ये बहुत तेज है क्योंकि ये सब कुछ मेमोरी में करता है। और अब आते हैं असली खिलाड़ी, सेलेरी वर्कर्स। ये वो फौज है जो रेडिस की क्यू से एक एक करके टास्क उठाती है और एपीआई से बिल्कुल अलग पूरी आज़ादी के साथ अपना काम निपटाती है। इससे एपीआई हमेशा फ्री और फास्ट रहती है, चाहे बैकग्राउंड में कितना ही हैवी काम क्यों ना चल रहा हो। ये ग्राफ इस आर्किटेक्चर की असली खूबसूरती दिखाता है। देखिए, एपीआई सर्वर्स की संख्या कम ही रहती है क्योंकि वो ज्यादा काम कर ही नहीं रहे। लेकिन जैसे ही स्क्रैपिंग का लोड बढ़ता है, हम आसानी से और ज्यादा सैलरी वर्कर्स को काम पर लगा सकते हैं। इसे कहते हैं असली स्केलिंग। और सुनिए, इस आर्किटेक्चर का एक और जबरदस्त फायदा है। हम अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग क्यू बना सकते हैं। इससे हम किसी एक वेबसाइट को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेजकर ब्लॉक होने से बच सकते हैं और हर साइट के लिए अपने अलग नियम सेट कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, इस पावरफुल सेटअप को इस्तेमाल करते समय एक बहुत कॉमन गलती होती है जिससे हमें बचना है। एक ऐसी गलती जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है।
तो सवाल ये है, जब सैलरी वर्कर अपना काम पूरा कर लेता है तो वो स्क्रैप किया हुआ सारा का सारा डेटा आखिर रखेगा कहाँ? ये एक बहुत ही जरूरी फैसला है। और ये रहा वो गोल्डन रूल। रेडिस सिर्फ मैसेज के लिए है, डेटा के लिए नहीं। अगर आपने स्क्रैप किया हुआ बड़ा डेटा वापस रेडिस में डाल दिया तो आप घूम फिर कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। एक नया बॉटलनेक बन जाएगा, क्योंकि रेडिस बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं बना है। तो स्क्रैप किए गए डेटा की सही जगह है एक प्रॉपर डेटाबेस, Amazon S3 जैसा कोई ऑब्जेक्ट स्टोरेज या फिर एक फाइल सिस्टम। मतलब ऐसी जगह जो बड़े डेटा को संभालने के लिए ही बनी हो। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ टूल्स की नहीं है, ये सोच की है। एक मजबूत प्रोडक्शन रेडी सिस्टम बनाने का मतलब है कि आर्किटेक्चर को सबसे पहले रखा जाए। यही असली प्रोडक्शन माइंडसेट है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है, दुनिया का सबसे बेहतरीन कोड भी एक टूटे हुए आर्किटेक्चर में दम तोड़ देगा। असली ताकत सही डिजाइन और सही आर्किटेक्चर में है। तो अब खुद से ये सवाल पूछने का वक्त है, जो आर्किटेक्चर बनाया गया है वो सिर्फ ट्यूटोरियल्स में अच्छा दिखने के लिए है या असली दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए? क्या ये सिर्फ एक डेमो है या फिर प्रोडक्शन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है?